So good afternoon to all the dearest one. A last day of structure of atom आज हम कर रहे हैं और हम बहुत सेटिस्फाइड हैं हम सब जो हमारी जर्नी में जो मेरे से जुड़ा हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो जर्नी थी हमारी वो बहुत फ्रूटफुल रही और बहुत अच्छी रही और इस जर्नी में आप सब ने मेरा साथ दिया है। आप सब देख रही हूँ मैं जो टेस्ट पेपर में दे रही हूँ आपको, जिस तरह से आप टेस्ट पेपर कर रहे हैं और नंबर ला रहे हैं वो प्रूफ है इस बात का कि आपने मेरे साथ जर्नी में बहुत आगे बढ़ना है। तो आज हम इसका और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो हमें लग रहे हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 3 है। 2 लेक्चर आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऑलरेडी हो चुके हैं और आज ये लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन है अपन ले रहे हैं। इसके बाद मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था मैं एक दिन लूँगी, किसी भी एक दिन लेके रजिस्टर्ड बच्चों के लिए मैं जो कॉम्पिटिटिव का पार्ट इसमें एक्स्ट्रा है वो करवा दूंगी, वरना 90% चैप्टर ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी टुडे। द फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, आप सब अपनी कॉपी में लिखेंगे। इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट थिन फॉयल ऑफ हेवी मेटल्स, in Rutherford experiment thin foil of heavy metals like gold and platinum have been used. Again, in Rutherford experiment thin foil of heavy metals like gold and platinum have been used. If thin foil of light atoms, if thin foil of light atoms like, ये गोल्ड नहीं है बल्कि ये एल्यूमिनियम है, सॉरी। इफ थिन फॉयल ऑफ लाइट एटम्स लाइक एल्यूमिनियम Al is used, what difference is observed? What difference is observed? जल्दी से आप फटाफट क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लें ताकि अपन इसका जल्दी से आंसर निकालें और अपन आंसर इसका लिखें। अब आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन। आपको याद है कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको जब समझाया था तो मैंने कहा था ये मेरा हाथ जो है वो एक थिन फॉयल गोल्ड की है, जिसमें जब एक्सरेज आ रही होती हैं और तेज़ी से टकरा रही होती हैं तो वो 3 ऑब्जर्वेशन देखे थे रदरफोर्ड के। कुछ अल्फ़ा रेज सीधी निकल जाती हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं स्मॉल एंगल से और कुछ बाउंस बैक हो जाती हैं। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास थिन फॉयल गोल्ड या प्लेटिनम का नहीं है, भाई इतना महंगे मेटल्स हैं, तो कोई सोचे कि लाओ एल्यूमिनियम भी तो एक मेटल है, तो हम थिन फॉयल एल्यूमिनियम की ले लेके और बम्बार्डमेंट करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? तो यही क्वेश्चन है, पढ़ के बता रही हूँ कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में थिन फॉयल ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम अगर यूज़ करने के बदले हम एल्यूमिनियम की यूज़ करें तो क्या डिफरेंस आएगा। नाउ लिसन टू मी केयरफुली द आंसर फर्स्ट, I will explain, then we will write. If we are taking heavy metals के अंदर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर वेरी मच, यानी न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होती है उनके अंदर। तो जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो जब अल्फा रेज जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जब एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज से टकराएंगे तो क्या होएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अच्छी तरफ, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट होंगे और स्मॉल एंगल्स वाले भी डिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन अगर आपने थिन फॉयल ऑफ एल्यूमिनियम लिया है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बहुत कम है, 13 है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज इज़ वेरी लेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर वेरी लेस, सो द पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो कम है। इसलिए जब अल्फा रेज आकर उनसे टकराएंगे और जब रिफ्लेक्ट बैक होंगे तो इतने कम होंगे कोई नेग्लिजिबल होंगे, तो हमें ऑब्जर्वेशन नहीं मिल पाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी आप स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास हेवी मेटल होना चाहिए जैसे गोल्ड है या प्लेटिनम। सो प्लीज राइट डाउन द आंसर ऑल ऑफ यू। इन केस ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, लिखते जाओ आप आंसर। इन केस ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम which are heavy metals, in case of gold and platinum which are heavy metals, the amount of positive charge is very much, the amount of positive charge is very much,
पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज वेरी मच, हेंस द डिफ्लेक्शन इज मोर, हेंस द डिफ्लेक्शन इज मोर, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, हेंस द डिफ्लेक्शन इज मोर, कॉमा, but in case of light atoms, but in case of light atoms like aluminium, but in case of light atoms like aluminium, the nuclear charge is less, the nuclear charge is less, so the deflection is negligible, so the deflection is negligible. In case of light atoms या elements like aluminium, nuclear charge is less, hence the deflection is negligible. So this is the answer of question number 1. So आपका question number 1 खत्म हो गया. Question number 2 पे very important डालें और 3 भी उसी जैसा है, दोनों पे very important डालें. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ चुका है. लिखिए जल्दी से आप सब मेरे साथ. An element with mass number 81, an element with mass number 81 contains 31.7% more neutrons, contains 31.7% more neutrons as compared to protons, as compared to protons. Assign the atomic symbol, assign the atomic symbol. ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या कन्वे कर रहा है मैसेज? वो कह रहा है कि एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 है. आप सब लोग जानते हैं कि मास नंबर मीन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? मास नंबर. तो एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 है, उसके अंदर 31.7% न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं किसके मुकाबले में? प्रोटॉन के. तो कह रहा है कि आप उस एलिमेंट का एटॉमिक सिंबल को आप असाइन करो, मतलब उसका एटॉमिक सिंबल बताओ, ये कह रहा है वो. सो लेट अस स्टार्ट एंड डू इट. पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे आंसर. मास नंबर means proton plus neutron equal to 81, करेक्ट? तो मास नंबर अगर 81 है तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका 81 आ रहा है. अब हम एज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास x हैं. अगर हम एज्यूम करें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स x हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स x प्लस 31.7/100 ऑफ x, करेक्ट? तो अपन ऐसा करते हैं. सपोज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू x, ठीक है? सपोज कि आपके प्रोटॉन्स के जो नंबर हैं आपके वो x हैं, तो सपोज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू x, हेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू x जितना है प्रोटॉन उससे कितना ज़्यादा है प्लस 31.7/100 ऑफ x, करेक्ट? सिंपल समझो आप, जो मैथमेटिकल काम चल रहा है उसके हिसाब से. x नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन से कितना ज़्यादा है 31.7, तो प्लस साइन आएगा अपॉन 100 इंटू x. तो इसका आंसर आ जाएगा 1.317x. जब आप इसका एलसीएम ले लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.317x. यहाँ तक आप जल्दी से इसको कंप्लीट कर लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ पर और अपन का आंसर आ जाएगा. अब आपको पता है कि ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास x हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो 81 आ जाएगा. तो अब हम यहाँ पर ये लगाएंगे x प्लस ये प्रोटॉन्स हो गए प्लस 1.317x ये न्यूट्रॉन्स हो गए इक्वल टू 81.
ये 1x है तो ये हो जाएगा 2.317x इक्वल टू 81। इससे जब आप करोगे तो x आपका आ जाएगा 35। जब आप ये निकालोगे तो x आपका आ जाएगा 35। जल्दी से आप लिख लें पूरा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन आप जब करते रहेंगे तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना शाइन करता है। क्या मतलब शाइन करना? x क्या दिया है 35, x आपने क्या एज्यूम किया था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपने एज्यूम करे हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 35 है और एटम तो न्यूट्रल कह रहा है, वो उसमें इलेक्ट्रॉन की तो कोई बात बता ही नहीं रहा, तो 35 किसका होता है? ब्रोमीन का। तो x इक्वल टू 35 के बाद एक लाइन लिखें, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 35, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 35, hence the atomic number is 35, means the atomic number is 35 means the element is bromine। एलिमेंट हमारा क्या है? ब्रोमीन है, जिसका एटॉमिक नंबर 35 है और मास नंबर है 81। जल्दी से आपको मैं 1 मिनट दे रही हूं, जब तक आप अपना क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन था ये। ओके, अब हम आ रहे हैं आगे, हम आ रहे हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप मेरे साथ लिखें, वहां भी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। एन आयन विद मास नंबर 37, एन आयन विद मास नंबर 37 possess 1 unit of negative charge, possess 1 unit of negative charge. So again, an ion with mass number 37 possess 1 unit of negative charge if the ion contains 11.1% more neutrons than the electrons. If the ion contains 11.1% more neutrons than the electrons, यहाँ पर प्रोटॉन के बदले इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कह रहा है, then the electrons, find the symbol of the ion, find the symbol of the ion। जल्दी से आप लिख लें, मास नंबर यहाँ भी 37 है और आगे जल्दी से आप बढ़ेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अब हमें जैसे ये वाला क्वेश्चन करना है ना, तो हम यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स x हैं, फिर हम न्यूट्रॉन उसके हिसाब से लगाएंगे। स्टार्टिंग में हम ऐसे ही करेंगे, तो हम लिखेंगे सपोज, आंसर आ गया हमारा, सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू x। ठीक है, तो वी एज्यूम दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा कितना है? x है। तो सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू x, हेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू x प्लस x के साथ प्लस क्या करेंगे आप? कितना ज्यादा है देखिए, 11.1%, यानी 11.1 बाई 100 ऑफ x, बिल्कुल जैसे वहां करा था। अगर आप देख रहे हैं x प्लस 31.7 बाई 100 अपॉन x इंटू एक्स था, यहाँ पर हमने ऐसा करा तो ये हमारे पास आएगा 1.111x, 1.111x। तो ये आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए हैं हमारे पास 1.11x और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे x थे। और हमसे मांग क्या रहे? यहाँ सिंबल ऑफ द आयन मांग रहा है। अभी हम करते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास x आपने एज्यूम करा है ना, लेकिन x जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके लिए आपने एज्यूम करे थे? उस एटम के लिए या आयन के लिए जिसके ऊपर एक -1 चार्ज थी, उस आयन के लिए जिसके ऊपर एक क्या थी? -1 चार्ज, उसके लिए आपने एज्यूम करे थे। तो अगर न्यूट्रल एटम में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो वो x-1 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं वैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो वो भी x-1 होंगे। यहाँ से अपन स्टार्ट, मतलब यहाँ पर अपन ये चीज़ इस क्वेश्चन में थोड़ी एडिशनल है जो हमें चलाना है दिमाग। तो हम यूँ कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E नेगेटिव एस यानी इलेक्ट्रॉन्स इन
न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम इक्वल टू x-1। समझ गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये नेगेटिव आयन में है, जैसे अगर 18 है तो असल में 17 होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। ऑल्सो NO यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P इक्वल टू x-1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी x-1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आपके पास x-1 है। समझ आ रही है आपके बात कि नहीं आ रही? अब आप ध्यान से देखेंगे, अब आपका क्वेश्चन हो गया समझो। मास नंबर आपको पता है, अभी इससे पहले भी आपने करा था, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर उसने आपको दिया है 37 इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका x-1 है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका 1.111x है। बस अब आप करेंगे इसको, मतलब अब तो मैथमेटिकल स्टेप है, इसको मैं यहाँ पर अभी नहीं करूँगी, टाइम बचाएंगे अपन। तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 18 आ रही है ना, x की वैल्यू 18 आ रही है, तो x यहाँ पर हमारा आ रहा है 18, लेकिन हमारा एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखना है, तो x-1 इक्वल टू 18-1 इक्वल टू 17। तो मतलब जो सिंबल है आयन का 17 कौन है? Cl, और उसका सिंबल पे नेगेटिव चार्ज भी लगेगी। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो एक ऑप्शन में Cl आ जाएगा, एक में Cl नेगेटिव आ जाएगा, एक में कुछ और आ जाएगा, तो हमें देखना है कि हमें Cl नेगेटिव वाला ही लगाना है। मैं एक दफ़ा फिर से ये वाला क्वेश्चन समझा रही हूँ, आप लिखते जाएं या बाद में लिख लें। क्या कह रहा है वो? उसने कहा कि एक आयन है, ये चीज़ इसमें स्पेशल बात थी कि एक आयन है जिसका ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, उसका मास नंबर दे दिया और न्यूट्रॉन बताए इलेक्ट्रॉन से इतने ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रॉन को मैंने x मान लिया आयन के लिए अभी, तो न्यूट्रॉन को मैंने x प्लस परसेंटेज करके निकाल लिया। अब न्यूट्रॉन मेरे पास निकल गए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दिमाग वहाँ चलाना था हमें कि आयन है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक कम होंगे, और न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी x-1 होंगे, जो कि बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो इस तरह से फिर मैंने x-1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करके x निकाल लिया। x जो है वो नेगेटिव आयन का है, लेकिन न्यूट्रल एटम के लिए मुझे एक नंबर कम करना पड़ेगा, तो 17 आएगा, और फिर साइन लिखना है तो Cl नेगेटिव। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है ये। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को मतलब लिख लें, अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लें, और समझ आ जाए आपको कि ऐसे ही क्वेश्चन अमीना मैडम आपको देती हैं। इसी वजह से अमीना मैडम के बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं, किसमें? बोर्ड एग्जाम में भी, और अभी नीट के जो लेटेस्ट पेपर हुआ है उसके अंदर भी उनके बच्चों ने 41 आउट ऑफ 45 सही करे हैं केमिस्ट्री में, जिससे साफ जाहिर है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो अप टू द मार्क है। IIT JEE में भी परसेंटाइल 97 तक बनी है बच्चे की, मतलब 97 से भी ऊपर बनी है कुछ की, लेकिन मैं केमिस्ट्री का बोल रही थी कि 98 पॉइंट कुछ तक बनी है। इसका मतलब क्या बता रहा है? इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि केमिस्ट्री जो है वो बच्चे की परफेक्ट होती है अगर वो सुन ले बात, और जो क्वेश्चन उसको करवाए जा रहे हैं जो कि अप टू द मार्क हैं, उन क्वेश्चन पे पूरा ध्यान दें। आजकल आप खुद जानते हैं कि NTA जब से बोर्ड आए हैं वो कॉन्सेंट्रेशन 95% ऊपर NCERT पे ही रख रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चंस आपने आज कर लिए हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। विच ऑफ द टू, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द टू इज पैरामैग्नेटिक। हर तरह का क्वेश्चन कर लिया अपन ने। विच ऑफ द टू इज पैरामैग्नेटिक? V4 और V5 एंड Y। V ऐसा लिखा है 4 एंड V ऐसा लिखा है 5 एंड Y। ठीक है, क्या कह रहा है? इन दोनों में से कौन सा ज्यादा पैरामैग्नेटिक है और क्यों? एक है आपका V वेनेडियम 4 और दूसरा है आपका वेनेडियम 5, और क्यों? समझे आप बात? क्या मतलब इस बात का? वेनेडियम आप जानते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन करने के लिए बच्चे को जो समझाया गया था कि स्कैंडियम से जिंक तक सारे एटॉमिक नंबर हमें रटे होना चाहिए और पूरों के कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। स्कैंडियम इज 21, टाइटेनियम इज 22 एंड वेनेडियम इज 23। तो वेनेडियम हमारा जो है ये हमारा 23 है। ठीक है, वेनेडियम इज 23। इस
का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर्गन, ठीक है। 4s2 3d3, मैंने आपको ट्रिक भी दी थी कि 3 है तो 3 आ जाएगा। अब हमें वेनेडियम 4 पूछ रहा है वो। वेनेडियम 4 का मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन चले गए उसमें से। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन गए, 3 तो आउटर शेल में से चले गए, जो कि सब 4s में से 2 गए और 2 d में से चले गए, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आया वो आया आर्गन 3d1। समझे आप? 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 3d के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 5 ऑर्बिटल में से एक में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब आ जाइए आप वेनेडियम 5 जो कह रहा है वो, वेनेडियम 5 यानी V के ऊपर +5 चार्ज है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को आपको हटाना है। 5 इलेक्ट्रॉन जो हटेंगे, ये 3 ये और ये 2 सारे इलेक्ट्रॉन हट गए, तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या आ गया? आर्गन, ओनली आर्गन। अब आपको समझ में आ रहा है कि आर्गन फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, सारी शेल्स फुल्ली फिल्ड है, तो मतलब पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो दिस वन इज पैरामैग्नेटिक। ये आपका पैरामैग्नेटिक है। क्यों है ये पैरामैग्नेटिक? एज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, एज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। और यहां पर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। आई होप इट इज क्लियर माय डियर चिल्ड्रन। अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। एक मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, वो अंदर बुक में नहीं था उसका फॉर्मूला, बट अपन यहां पर कर लेंगे उसका फॉर्मूला। एक चीज होती है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट एक पैरामीटर होता है जो बताता है कि पैरामैग्नेटिज्म कितना है। मतलब पैरामैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो जो मॉलिक्यूल होता है, ये जो एलिमेंट होता है, वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होता है, मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो वो अपन मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ, फिर एक क्वेश्चन करवाऊंगी उस पर। एक स्टार लगाएंगे आप बीच में क्वेश्चन 5 से पहले। मैग्नेटिक मोमेंट अंडरलाइन करेंगे, उसका सिंबल है म्यू, ये म्यू होता है। इसका फॉर्मूला है √n × n+2। bm जो होता है वो यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट की। bm = बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन, एंड इट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट की वो यूनिट है। तो bm इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज म्यू। एंड व्हाट इज n? स्मॉल n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो n क्या है हमारा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रही है आपके? तो स्मॉल n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके अंदर एक लाइन लिखेंगे आप, ये सब लिख लें पहले जल्दी से। 1 मिनट इज गिवन। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू = √n × n+2 bm। bm is Bohr magneton with the unit of magnetic moment. Small n = number of unpaired electrons. Now what we will be like looking here, in this we will be writing one line कि greater the number of unpaired, सुनो पहले ये लिखने के बाद, greater the value of magnetic moment, more are the number of unpaired electrons. तो लिखो एक लाइन, greater the value of mu, greater the value of mu, mu यानी बोहर मैग्नेटॉन, वही मैग्नेटिक मोमेंट। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ म्यू, मोर आर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर इज द पैरामैग्नेटिज्म। मोर आर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर इज द पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे यहाँ तक। अब मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रही हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्वेश्चन लिखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
in an atom contributes one unpaired electron in an atom contributes, क्या contributes कर रहा है? A magnetic moment of 1.1 bm, bm यानी बोहर मैग्नेट्रॉन. अगेन, one unpaired electron in an atom contributes a magnetic moment of 1.1 bm. Calculate the magnetic moment for chromium. Calculate the magnetic moment for chromium. Calculate the magnetic moment for chromium. जल्दी से पूरा क्वेश्चन लिख लें. क्वेश्चन लिखने के बाद दिमाग चलाएं कि इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए. वी हैव टू थिंक ओवर इट. हरी अप चिल्ड्रन, जल्दी से आप अपना दिमाग चलाएंगे. क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर भी आप स्टार लगा लें. ऑल आर वेरी गुड क्वेश्चंस. नए नए आइडियाज हैं, स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस हैं. क्या कह रहा है आप सुनिए. एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो म्यू की वैल्यू 1.1 आ रही थी. तो कह रहा है कि म्यू निकालो क्रोमियम के केस में. अब ये क्वेश्चन कौन कर पाएगा? जिसको क्रोमियम का एटॉमिक नंबर भी पता होगा और जिसको क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता होगा कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करवाया गया था. तो चलिए देखते हैं. अपन यहां पर लिख लेते हैं, जगह है यहां, तो यहां लिखते हैं अपन. क्रोमियम 24 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन इस एक्सेप्शनल था. 4s का एक इलेक्ट्रॉन उठ के 3d में चला गया था और 3d को उसने क्या कर दिया था? हाफ फिल्ड. तो जब आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो ये 4s का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया अकेला. 3d के अंदर आपको पता है कि हॉर्न्स रूल हम फॉलो कर रहे हैं, यानी 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन पांचों एक एक ऑर्बिटल में आ गए. तो इस तरह से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5 and 1 6. तो क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो म्यू है वो कितना है बताइए आप? 1.1. तो आंसर आएगा इन केस ऑफ क्रोमियम. पहले आप ये लिखेंगे, आंसर में पहले ये लिखेंगे आप, उसके बाद जो मैं ये लिख रही हूँ ये लिखेंगे. इन केस ऑफ क्रोमियम 6 unpaired electrons exist. Hence 6 into 1.1 means 6.6 bm. A very very good question. कंप्लीट करिए पूरा क्वेश्चन, जब तक मैं ऊपर का रब करूंगी ताकि आगे अपन अपनी जर्नी को बढ़ाते जाएं. जल्दी से लिख लें पूरा. तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आपको पता चला जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट. ये क्या है मैग्नेटिक मोमेंट? ये एक पैरामीटर है जिससे पता चलता है पैरामैग्नेटिज्म या डायामैग्नेटिज्म. जितना मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है वित्ता ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, वित्ता ही कंपाउंड जो है वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है. आई होप कि आपने फिनिश कर लिया होगा ये पूरा. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी स्टार लगाएं, ये सब कॉन्सेप्चुअल और अच्छे क्वेश्चन है. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can be present in an atom, that can be present in an atom, again, what is the maximum number of electron that can be present in an atom in which the highest principal quantum number, in which the highest
द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर equal to 4. Very very good question. Put star in that and finish writing fast. लिखते से ही आप दिमाग चलाइए कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं और क्या हमारा आंसर हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब दिमाग वाले क्वेश्चन हैं। एक्चुअली क्या है, ये सब मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करवा रही हूँ आज, क्योंकि अपन सम अप कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं चैप्टर, तो सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अपन जो है चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे को आ जाए। तो अपन इसको करने के लिए आपको ऑफबा प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। यकीनन आप जानते हैं कि ऑफबा प्रिंसिपल ऐसे में समझाने के बगैर इसके भी कर सकते हैं अपन। मैं समझाने के लिए थोड़ा सा बना के बता रही हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए कि अपन कर क्या रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं या क्या अपन मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये फीलिंग जो है इस तरह से रहती है, ये आप सब जानते हैं अच्छी तरह। ठीक है, क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। ये सब क्वेश्चन समझने के क्वेश्चन हैं। क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जो कि प्रेजेंट होंगे, कहां प्रेजेंट होंगे, उस एटम में जिसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। अब हम करके देखेंगे, अभी लिखना कुछ नहीं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p यहां तक भर रहे हैं, 4p जहां तक 4 भर जाए, इन विच द हाईएस्ट क्वांटम नंबर 4, हाईएस्ट क्वांटम नंबर उसका 4 है। 4 के बाद अब क्या आ रहा है, 4p के बाद फिफ्थ की बात नहीं चल रही, बात फोर्थ शेल की चल रही है बस, मतलब वहां तक जहां तक 4p भर जाए, समझे। तो क्या क्या ऑर्बिटल भर रही है, देखो आप 1s में 2 आ गए, फिर एरो कहा है 2s में 2 आए, फिर 2p में 6 आ गए, फिर 3s में 2 आ गए, फिर 3p में 6, देन 4s 2, 4s के बाद फिर 3d आ रहा है, 3d में 10 और फिर 3d के बाद 4p में 6। उसके बाद हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसके बाद जो एरो जा रहा है वो 5s में जा रहा है, मतलब कौन सी शेल आ रही है, 5th शेल, तो वो तो 4 तक कह रहा है। तब आप काउंट करिए, ये 10 हो गए, ये 18 हो गए, ये 20 हो गए, 20 और 10 30 और 6 36। तो एटॉमिक नंबर कौन सा एलिमेंट है वो जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 36। और आप सब जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 36 किसका होता है बेटा, क्रिप्टन। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 क्रिप्टन का होता है, जो कि Kr होता है। क्या बढ़िया क्वेश्चन था अगर देखा जाए। अगर आप सही में मतलब मानते हैं और पढ़ाई सही कर रहे हैं तो आपको खुद समझ में आ रहा है, आपको हर क्वेश्चन में कहने की जरूरत नहीं है मुझे, आपको खुद समझ में आ रहा है कि क्या स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है यहाँ और क्या तरह की पढ़ाई हो रही है यहाँ। हरी अप, फिनिश राइटिंग फास्ट। और जब इस तरह के क्वेश्चन करने की आदत हो जाती है तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बच्चे से उठ जाते हैं और हर तरह के क्वेश्चन बच्चा करने लगता है। जल्दी से कर लें। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। अगेन सारे ये अच्छे क्वेश्चन ही हैं, सब पे स्टार लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, which out of Fe+2 Cu+2 Fe+2 यानी फेरस, Cu+2 यानी क्यूप्रिक एंड Cr+3 has highest paramagnetism and why? Highest paramagnetism and why? तो क्या क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए। विच आउट ऑफ, इन तीन में से क्या क्या है वो तीन, एक तो फेरस है आपके पास, एक क्यूप्रिक है और एक Cr+3। ये तीनों आयंस में से कह रहा है किसका पैरामैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा है, किसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे ज्यादा है, ये कह रहा है वो। तो आप क्वेश्चन ऐसे देख के नहीं कर सकते। यही वाले क्वेश्चन है जो मैं तुमसे लगातार कह रही हूं जब से मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया है कि बेटा तुम्हें करना है, तुम्हें सारे एटॉमिक नंबर रटना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय हार्ट। जैसे अब बच्चों को पता ही नहीं कि क्रोमियम कहाँ है, ये क्रोमियम है, अभी बनाया था मैंने,
क्रोमियम का पहले एक्चुअल लिखो, फिर अपन आयन लिखेंगे। एक्चुअल में 4s1 है और 3d में 5 है। अब जब Cr+3 लिखा जाएगा, आउटर शेल का एक चला गया और डी के, ये गलती नहीं करना कि डी में से पूरे निकाल दो। अगर आप डी में से पूरे निकालना है तो डी में 2 बचेंगे और वो गलत हो जाएगा। आपको पहले यहाँ से निकालना है, 4s में से 1 निकालना है और डी में से फिर निकालना है 2। तो अब आपके कितने बचे? डी में से 2 निकाल दोगे तो कितने बचे? आर्गन तो रहेगा ही रहेगा, ये आर्गन 3d3 और 3d3 का मतलब क्या हुआ? ये 3d3 है, आप सब जानते हैं हॉर्न्स रूल अप्लाई करा जाता है। तो हाउ मेनी इन Cr+3? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है बेटा? Cr+3 में। अब आ जाइए आप, ये पहला हो गया। सेकेंड आपका आ रहा है कॉपर। कॉपर का आप जानते हैं कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्रोमियम टाइप का ही 4s1 3d10, लेकिन हमें कौन सा कॉपर देखना है? क्यूप्रिक। व्हाट इज क्यूप्रस? Cu+1। व्हाट इज क्यूप्रिक? Cu+2। Cu+2 में एक 4s में से चला गया और एक d में से चला गया, तो क्या बचा? आर्गन 3d9। 3d9 समझ रहे हो? 5 भर दिए, ये 3d9 हो गया। इस तरह से आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड बचा है, तो इट हैज ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इसके पास 3 है, इसके पास 1 है। थर्ड आपका आ रहा है कौन सा? Fe+2। थर्ड आपका क्या आ रहा है? फेरस। Fe+2 का मतलब एटॉमिक नंबर 26। तो एटॉमिक नंबर 26 का आर्गन, ये इसका क्रोमियम का 24 होता है। ये सब रटा होना चाहिए, कोई तुम्हें नहीं देगा, कोई एग्जाम में नहीं देगा, आपको सब रटा होना चाहिए। आर्गन या 4s2 3d6, 4s में 2 है। Fe+2 में ये खाली Fe का था, Fe+2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो आपके पास बच गया 3d में कितना बेटा? 6। आप ध्यान रखेंगे कि आपको पूरा ध्यान में रखना है कि 6 कैसे आएंगे। ये आपके 5 आ गए और यहाँ पर आपका 6। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चिल्ड्रन? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये साफ दिख रहा है। तो फेरस में 4, Cr+3 में 3 और क्यूप्रिक में 1। तो किसके पास सबसे ज्यादा पैरामेट्रिज्म कौन होगा, कौन शो कर रहा है? फेरस। तो आपका आंसर होगा विच वन शो द हाईएस्ट पैरामेट्रिज्म? आप लिखोगे Fe+2। वाई? बिकॉज इट कंटेन मोर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हाईएस्ट पैरामेट्रिज्म इज शोन बाय Fe+2 एज इट कंटेन्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जल्दी से कर लेंगे फटाफट वाला, तो बहुत बढ़िया समझ आ रहा है हम सबको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक आप ऊपर का लिख लें, या नीचे वाला मैं ऊपर का मिटा रही हूं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं अब अपन। अब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आज ये चैप्टर खत्म हो गया। कॉम्पिटिटिव का कभी भी मैं ले लूंगी, उसकी कोई वो नहीं है। बोर्ड एग्जाम के, स्कूल एग्जाम के हिसाब से और कॉम्पिटिटिव के भी 90% के हिसाब से सब कुछ खत्म हो चुका है। तो अब आपकी अक्लमंदी ये है कि आप इसको पूरा पढ़ के और रिवाइज करके रख दें। राइट, द 4f सबशेल ऑफ एन एटम। द 4f, क्वेश्चन नंबर 8, द 4f सबशेल ऑफ एन एटम। ठीक है, 4f सबशेल थी एक एटम की, कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, contains 10 electrons. What is the maximum? What is the maximum number of electrons? What is the maximum number of electrons? ठीक है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हैविंग स्पिन इन द सेम डायरेक्शन, having spin in the same direction। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये? 4f सबशेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने उन 10 में से इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी स्पिन सेम डायरेक्शन में होगी, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप 1 2 3 4 5 6 7, ये 4f में
हम जानते हैं कि 4f सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, आप सब जानते हो 4f सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। इनमें 10 इलेक्ट्रॉन्स भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी है जिनका स्पिन सेम है? देखो आंसर आप खुद बताओगे, आपको खुद दिख रहा है कि कितने हैं जिनके अंदर स्पिन सेम आ रहा है। और मैक्सिमम कहा उसने, नहीं तो आप कहोगे कि मिनिमम भी होगा तो अलग बात है, मैक्सिमम कहा है क्वेश्चन में, ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है जिनकी मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन है जिनकी स्पिन सेम है, और मिनिमम क्या था तो 3 होते, 1 2 3। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सब क्वेश्चन दिमाग वाले हैं। तो लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन इक्वल टू 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन इक्वल टू 7। समझ आया आपके क्वेश्चन? तो आपको जब चैप्टर पूरा जो बच्चा रिवाइज कर चुका है अगर, तो उसे उसको 100% समझ में आ रहा है। जो बच्चा जितना चैप्टर पढ़ चुका है उसको उसी हिसाब से समझ में आ रहा है। साथ में आपको डी ब्रोगली इक्वेशन के, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सब मैं करवा चुकी हूँ, रिडबर्ग इक्वेशन के सबके रिवाइज करके। और भी अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन करना है तो आप कोई भी रिफ्रेशर उठा लें और उससे और क्वेश्चन लगाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर? क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर? How many electrons in sulfur has या can have n plus l equal to 3? Very good question, very good. Can have n plus l equal to 3. Right, very very important का मतलब स्टार, न्यू आइडिया, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सल्फर में जिनका n प्लस l की वैल्यू 3 है? पहली बात हमें मालूम होना चाहिए कि सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है। तो हमें मालूम है कि सल्फर इज 16। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हम अफबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वी हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर फर्स्ट। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 10 14 and 2 16। अब हमें देखना है n प्लस l। यहाँ n1 है l0 है, तो ये तो टोटल इसका n प्लस n 1 आ रहा है, ये गया, ये तो गया। n2 l0 2 आ रहा है, n2 l1 2n1 3, तो एक तो ये हो गया, एक तो 2p हो गई, 2p6 में n प्लस l 3 प्लस 0 सॉरी 3 प्लस नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये 2 है 1 2p6 2 आएगा प्लस 1 3, तो एक तो ये हो गया n प्लस l 3। आगे बढ़ जाएंगे 3s, यस 3s का 2 है, n प्लस l, n कितना है 3, l कितना है 0 इक्वल टू 3, ठीक है। फिर 3p हमें अलग हो गया, n 3 है और l1 3 और 1 4, तो वो इसमें नहीं आएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितने आ रहा है बेटा? 8। 2p में 6 और 3s में 2। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? कितना बढ़िया क्वेश्चंस हैं और क्या मज़ा आ रहा है इनको पढ़ने में। अगर आप सही में समझ के पढ़ना है तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने हिसाब से आपको हर तरह का अच्छा क्वेश्चन करवा दिया है। अब सिर्फ आपकी बारी है कि आप कितना उसको रिवाइज करेंगे, और अगर चाहेंगे नियरली मैंने आपको पूरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर आप काउंट करेंगे तो 60 70 80 कितने न्यूमेरिकल्स कितने क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर आपको और करना है और ज़्यादा आपको आगे लग रहा है कि नहीं और करना है मुझे, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा लें, वो करना शुरू कर दें। वैसे भी अपने टेस्ट जो ऑलरेडी हो रहे हैं रजिस्टर्ड बच्चों के, उसमें सारे टाइम ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहे हैं, बच्चों को वहाँ भी वैरायटी मिलती जा रही है, वहाँ भी कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब अपन वेरी प्राउडली आई कैन से दैट वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द डियर चिल्ड्रन जिन्होंने मेरे अटेंड करे क्लासेस, जिन्होंने मुझे मतलब आप अप्रिशिएट करते हो, खुश होते हो तो टीचर के अंदर और एनर्जी आती है, जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करा है, जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक करा है और जिन्होंने अपनी नॉलेज को शेयर करा है बहुत लोगों के बीच में।
तो अब अपन आगे अपनी जर्नी बढ़ाएंगे, आगे जो जो पढ़ाएंगे हम आपको बताएंगे, बट अभी तक के लिए इज ओके. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम DSE टीम, डॉक्टर अमीना, HOD केमिस्ट्री. बाय बाय.